नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एज शिखर में हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग गॉस की थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके पहले की क्लास में हमने गॉस की थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस पढ़ाया था। पहला था एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के किसी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन था अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट के कारण तीव्रता। इसके बाद थर्ड था कि किसी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस की थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस है जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। बाकी जो बचे शेष 2 एप्लीकेशंस है उसको मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, चौथा एप्लीकेशन है, चौथा अनुप्रयोग है गॉस की थ्योरम का कि समान पृष्ठ घनत्व तथा विपरीत आवेश वाले 2 समांतर तारों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस की थ्योरम का चौथा अनुप्रयोग है, ध्यान से देखना। समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व तथा विपरीत आवेशित दो समांतर तारों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करने का बस वही पुराना तरीका मैंने आपको बार बार बताया मैंने कि फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन होगा तो आपको कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा याद करके नहीं चलना है। बस मैं जो तरीका बताता हूं उस तरीके पर ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग एग्जाम हॉल्स में होते हैं तो उस समय केवल हमारे हाथ में बस क्वेश्चन पेपर होते हैं और उन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होते हैं, बाकी और कुछ रहता नहीं है सामने। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ें और हमारे दिमाग में उसका आंसर आ जाए तो उसके लिए बस जो आपको यहाँ तरीका बताया जाए उस तरीकों को पढ़ना है, कंटिन्यू से करते रहना है, तो वो बातें आपको दिमाग पर रहेंगी। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से ही उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व कहा रहा थी, इस बात को अभी आप इग्नोर करेंगे, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है अभी। अब उसके बाद में कह रहा है कि 2 समांतर तार, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि 2 समांतर तार हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 2 समांतर तार बनाएंगे। अब देखिए, जैसे अगर ये बात हमने बताया तो बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा है कि वो क्वेश्चन करते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ऐसे ही बनाना शुरू करेंगे हम। तो वो देखिए, अगर कोई भी चीज याद करने वाली होती तो हम लोग भी याद करके ना चल पाते, क्योंकि फिजिक्स आप जान ही नहीं कितना ब्रॉड सिलेबस है, इतने डेरिवेशन, इतने न्यूमेरिकल है, तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका है, उस तरीकों को याद किया जाता है, ना कि उसका पूरा मैटर याद किया जाता है। तो समांतर तार बोला है, वो भी 2 समांतर तार है, तो हमने बना लिया कि ये 2 समांतर तार है। एक का नाम रख लेते हैं एक्स और एक का नाम रख लेते हैं वाई। ये विपरीत आवेशित है, तो एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि विपरीत आवेशित, तो एक को हम मान लो कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं और एक को माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं। ये ध्यान रखना कि ये अचालक तार है, तो अचालक तार है तो ये प्लस क्यू आवेश इनके भीतरी पृष्ठों पर, आई मीन आंतरिक पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित रहेगा। इसके बाद में माइनस क्यू आवेश भी इसी तरह से इसके आंतरिक पृष्ठों पर ही वितरित हो जाएगा। ये सब बातें क्वेश्चन में कही गई है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है और ना तो आपको इसे रट के चलना है, सब क्वेश्चन से ही है। उसके बाद में इसने ये बोला है कि समान पृष्ठ घनत्व है, तो मान लेते हैं कि दोनों तारों का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, ठीक है। अब ध्यान देना, इतनी बातें तो आपको क्वेश्चन से कर लेना है कि 2 समांतर तार हैं, एक का नाम रख लिया मैंने एक्स और दूसरे का वाई, और इसमें तार एक्स पर प्लस चार्ज है यानी धनावेशित है
और इस पर माइनस चार्ज है। अब देखिए आगे क्या है, उसके लिए मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आगे कैसे करेंगे। आपको इसी के कारण निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए, इसमें दो कंडीशन चलेंगी। दो कंडीशन ये हो सकती है कि एक तो सिचुएशन ये होगी कि दोनों तारों के बीच में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकती है, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों तारों के ठीक बाहर, चाहे इधर लिया जाए चाहे इधर लिया जाए, ठीक बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस डेरिवेशन में दो कंडीशन लगेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। पहला क्या है, दोनों तारों के ठीक बीच में, और दूसरा क्या है कि दोनों तारों के ठीक बाहर। तो पहली कंडीशन में आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दोनों तारों के ठीक बीच में, दोनों तारों के ठीक बीच में उत्पन्न तीव्रता, में उत्पन्न तीव्रता, तीव्रता का मतलब आप यही समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहां पर और कोई दूसरी तीव्रता तो आएगी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों तारों के ठीक बीच में एक बिंदु P है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोनों तारों पर विपरीत आवेश है, इसलिए यहाँ पर दो तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। एक प्लस क्यू चार्ज के कारण तीव्रता जो उत्पन्न होगी वो E1 होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, जो कि मैंने बताया भी है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन उससे दूर होती है। उसके बाद में एक माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, क्योंकि माइनस कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन उसी की तरफ होती है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया है, पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जब मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था तो भी वहां पर बताया था। तो ये सब देखिए छोटी छोटी बातें होती है, बहुत सारे स्टूडेंट जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार बहुत छोटी बातें बता रहे, चलो हटाओ कोई जरूरत नहीं है। तो जब वो परेशान होते हैं तब उनको जरूरत लगती है कि जब कंफ्यूजन आती है, तो इसलिए कोई भी चीज ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी चीज बताई जाए तो उसे सीरियसली सुनिए, लगे कि हम नहीं जानते हैं, हमेशा आप भी महसूस करके सुनिए कि हम इसे नहीं जानते हैं, तब आपको ये लगेगा कि नहीं मैं कुछ सीख रहा हूं। और आदमी जब ये सोचता है कि नहीं मैं जानता हूं तो वो सिखाने लगता है, वहीं पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। चलिए बहरहाल हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये दो तीव्रताएं हो जाएंगी, एक E1 और एक E2। आपको परिणामी तीव्रता E निकालना है, वो हो जाएगा E1 प्लस E2। तो कहने का मतलब ये है कि परिणामी तीव्रता यानी दोनों तारों के कारण ठीक बीच में जो परिणामी तीव्रता E है, E को निकालने के लिए इनकी जो अलग अलग तीव्रताएं E1 और E2 है उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। ऐड तभी किया जा सकता है जब इनके मान अलग अलग पता हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 निकालेंगे, उसके बाद में फिर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 निकालेंगे, तब दोनों को प्लस करेंगे तो परिणामी तीव्रता निकल के आएगी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके मन में ये डाउट चलेगा कि यार कैसे पता चला कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जब वो नहीं जान पाते तो मजबूरी में रट लेते हैं। तो आपके सामने कोई मजबूरी नहीं है, हमने आपको इसके पहले के सूत्र में ये पढ़ाया था, किसी समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आया था। तो अगर किसी एक तार की बात किया जाए तो यह एक समतल अचालक ही है, तो जब समतल अचालक है तो तीव्रता के लिए तो यही सूत्र लगाएंगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंडीशन याद रखिए, कंडीशन के साथ जब आप फार्मूले याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल को भी लगाने में कहीं बहुत ज्यादा आसानी आपको होगी। तो ये हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता
E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो इक्वल टू होगा E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस AB सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग देख रहे हैं कि हर सामान्य ऊपर जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 कैंसिल होगा तो E इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसका आंसर होगा। आप लोगों ने देखा होगा चालक के ठीक बाहर विद्युत की तीव्रता जब मैंने निकाला था तो भी यही सूत्र आया था। तो कंडीशन याद रखिएगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, पूछेगा कुछ तो कर कुछ बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तारों के ठीक बाहर, दोनों तारों के ठीक बाहर तीव्रता। तो दोनों तारों के ठीक बाहर, चलो ध्यान दो, मान लेते हैं कि दोनों तारों के ठीक बाहर जहां पर एक बिंदु हमने Q मान लिया, जहां पे आपको परिणामी तीव्रता फाइंड करना है। प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी इसकी डायरेक्शन E1, मतलब इस तरह से हो जाएगी। माइनस का जो होता है वो उसी की तरफ होती है, इसका मतलब क्या है कि ये E2 की डायरेक्शन इस तरह से इधर को जाएंगे। तो जैसे ही आप बिंदु मतलब इस बिंदु को इसके बाहर ले जाएंगे तैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। अब क्यों हो रहे हैं उसका रीजन आपको पता है, इसके कारण इससे दूर होना चाहिए, इसके कारण इसकी तरफ होना चाहिए, तो अपोजिट हो गया। जबकि बीच में रहेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो आप ध्यान से आगे देखना, तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता है E उसकी वैल्यू में डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में हो जाएंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम है तो E इक्वल टू आएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो समांतर तारों के ठीक बाहर तीव्रता की वैल्यू पूछेगा तो आप बताएंगे 0। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए हर कोई बात जो कुछ भी बताई जा रही है वो हर बात क्वेश्चन बन सकती है, लेकिन बस ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत होती है, उसे सीखने की जरूरत होती है। तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप विदाउट डाउट उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट, किसी गोलीय कोर्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोर्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा अनुप्रयोग है गोलीय कोर्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोर्स ये चालक होगा और आपको ये मालूम होगा कि हमने बताया कि चालक में जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठों पर वितरित होता है, ना कि आंतरिक पृष्ठों पर। आंतरिक पृष्ठों पर अचालक में होता है। तो ये गोलीय कोर्स जो होगा वो चालक होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर गोलीय कोर्स की बात आ रही है तो अब इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों को होना चाहिए कि गोलीय कोर्स होता क्या। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो जब आगे कुछ कर पाएंगे तो उससे आगे भी कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि ये ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई गोलीय कोश है। अब इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो होगा चालक है, तो चालक है तो प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं कि इसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित है। तो इतना चीज तो अपने विवेक से करना है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक, तो अब अगर इतना आपने कर लिया तो आगे जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। इसी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं।
तो आप इस फार्मूले पर डिस्कशन करेंगे जो मैंने बताया है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, इसे कहीं पर रफ स्थान पे आपको जरा सा डिस्कशन करना है, तो आप अपने आप को तैयार कर ले जाएंगे कि हमें को कैसे सॉल्व करना है इसे। तो ध्यान देना, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई फाइंड करना है, तो फाई ई अपॉन हो जाएगा वेक्टर डीए। इसका मतलब क्या है, सूत्र ये इशारा कर रहा है कि जब तक वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा तब तक वैद्युत क्षेत्र निकलने के कोई चांस नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन में आपको मैंने बताया कि ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये किसी गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध होता है। तो जहां कहीं पर वैद्युत फ्लक्स की बात आई वहां वैद्युत फ्लक्स जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब तक यहाँ कोई ना कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं खींचा जाएगा तब तक वैद्युत फ्लक्स निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, एक बात याद रखना कि गोलीय कोष के कारण जब कभी भी हम लोग तीव्रता निकालते हैं तो इसके 3 कंडीशंस होते हैं, एक इसके ठीक बाहर, और एक इस कोष के पृष्ठ पर, और एक होता है कि आंतरिक पृष्ठ पर। कितनी कंडीशन याद रखना है? 3। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कोष के ठीक बाहर, कोष के ठीक बाहर, अब आपको ही मैंने बता ही दिया है, तीव्रता निकालने के लिए फ्लक्स की जरूरत है और फ्लक्स के लिए गॉसियन पृष्ठ की जरूरत है। तो इसलिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए कि यहां केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां आपको तीव्रता फाइंड करना है, तीव्रता फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ की जो आवश्यकता है वो गॉसियन पृष्ठ इसी पी बिंदु से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्योंकि ये जो गोलीय कोष है ये गोल है, तो गोले से एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ ही खींचा जाएगा। तो ये एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने यहां पर खींच दिया। तो इसमें अगर कोई डाउट तो होगा तो बोलिएगा, ध्यान से सुनो। अब आप लोगों को इसका टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए इसको कई समान अल्पांशों में, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करना पड़ेगा, और किसी भी एक अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसके फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन जो होता है वो कई छोटे छोटे मानों को एक में इंक्लूड करेगा। इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि एक वैद्युत फ्लक्स का, एक अल्पांश का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसी तरह से बहुत सारे अल्पांश होंगे तो सबको एक में ज्वाइंट कर देगा। ये इंटीग्रेशन का काम होता है, क्योंकि ये किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे क्या करना है, क्योंकि पिछले सूत्र में भी इसी तरह से पढ़ाया गया आपको। तो अब इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग डीए मान लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा। जो आपको मैंने एक फार्मूला बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा के, इस फार्मूले का यूज करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं। आगे आपको ये बताना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा अल्पांश का क्षेत्रफल dA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। अगर ये एक ही दिशा में है तो कोई कोण नहीं बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें अगर 0 डिग्री रखोगे तो ये डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश। तो डी फाई इक्वल टू होगा ई डी ए का 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अल्पांश का ये वैद्युत फ्लक्स आया। संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स।
संपूर्ण पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसके लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और मतलब इंटीग्रेशन बोथ साइड होगा, दोनों पक्षों में। तो अल्पांश का अगर डी फाई ई था, इंटीग्रेशन जब करोगे तो डी हट जाएगा, फाई पूरे पृष्ठ का हो जाएगा, ई कांस्टेंट वैल्यू है। अब ध्यान देना, एक अल्पांश का क्षेत्रफल डी माना गया, तो कई अल्पांश से जब उनको आपस में आप मिलाओगे तो एक गोला बन जाएगा, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप स्मॉल आर रखेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो गॉसियन पृष्ठ का यूज किया जा रहा है। तो ध्यान देना, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी फाई ई को आप गॉस की थ्योरम से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ई इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस की थ्योरम का अनुप्रयोग हो चुका है। तो अब आप लोग इसे लिख सकते हो कि Q इक्वल टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो अब ध्यान दो, अगर इसका हमने आवेश घनत्व तो सिग्मा मान लिया, तो इसे आप सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो। E इंटू ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला मैंने पढ़ाया होगा, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए पृष्ठीय घनत्व है। तो इसकी पर डिफिनीशन भी बताई गई है कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब आगे ये जो एरिया है वो चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपने गोली कोष का माना है, तो जो एरिया होगा वो गोली कोष का ये वाला। इसके पहले जो था वो गॉसियन पृष्ठ की एरिया थी, उसके लिए उसकी त्रिज्या स्मॉल आर की गई थी। और अगर जब आवेश घनत्व की बात आएगी और आवेश घनत्व के साथ जब क्षेत्रफल की बात आएगी, तो वो आप लोग इस पृष्ठ का मतलब गोलीय कोष का मानेंगे, और गोलीय कोष का जब क्षेत्रफल लगाओगे तो इसका लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपको वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होगा न्यूटन प्रति कूलम। पक्षांतर किया है मैंने, परेशान मत होइएगा। तो ये हो जाएगा, ये तब के लिए है जब आपको कहेगा कि गोलीय कोष के ठीक बाहर, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद में आगे ध्यान दो, सेकेंड कंडीशन है, यहां पे कर दे रहा हूं। सेकेंड कंडीशन ये है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ, देखो बिल्कुल सीधी सी बात, जब ठीक बाहर कहेगा तो स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, ठीक अगर पृष्ठ पे कहेगा तो ये वाला जो बिंदु था वो कहां आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, ए यहां कहेंगे। तो जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो जाहिर सी बात है कि कैपिटल आर के इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल आर इक्वल टू होगा कैपिटल आर, बस इतना से परिवर्तन। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, जहां स्मॉल आर स्क्वायर वहां भी कैपिटल आर, तो ये कैंसिल हुआ। तो E का जो मान आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन, तीसरा, आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों होगी? कि मैंने इसकी शुरुआत में ही बता दिया था कि गोलीय कोष चालक है, और चालक से संबंधित अगर आप बात याद रखेंगे तो इसे 0 कहने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि चालक की एक खासियत तो होती है कि चालक के बाहरी पृष्ठों पर आवेश होता है और ना कि आंतरिक पृष्ठों पर। आवेश के कारण ही तीव्रता उत्पन्न होती है। जब बाहरी पृष्ठों पर आवेश है तो इसके ठीक बाहर तीव्रता उत्पन्न हुई, पृष्ठ पर हुई, लेकिन आंतरिक पृष्ठों पर आवेश है नहीं, तो तीव्रता आएगी कहां से? तो इसलिए ये 0 हो जाएगी। तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि आंतरिक पृष्ठों पर कोई आवेश नहीं है, अतः इसके आंतरिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो इस तरह से डेरिवेशन को हम लोग प्रूव करेंगे। आप ध्यान से देखिए, जो मैंने पढ़ाया, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया, उसकी थ्योरी आप कैसे लिखेंगे
मान लीजिएगा कि ओ केंद्र कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है और जिसके बाहरी पृष्ठों पर पॉजिटिव आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। उसके बाद में फिर आगे क्या है कि मान लेना कि स्मॉल आर दूरी पर ठीक बाहर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। फिर आगे क्या है उसे खाली वहां पर दिखा दो, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आप लोग बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये चीज जब आप लोग रफ पर कंटिन्यू करेंगे तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में सेट हो जाएंगी।